कक्षा 11 के लेक्चर सीरीज में आपका फिर से स्वागत। आज हम करने जा रहे हैं रॉकेट की गति। रॉकेट वह उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम उपग्रह को कक्षाओं में स्थापित करते हैं और इनकी सहायता से किसी अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजा जाता है। रॉकेट का ये प्रतीकात्मक चित्र है जिसमें ये रॉकेट का बॉडी है, रॉकेट की बॉडी है, रॉकेट का ये पूरा ढांचा है। इस ढांचे के नीचे एक नोजल लगी होती है। रॉकेट के अंदर जब ईंधन जलता है तो बहुत अधिक मात्रा में गैस बनती है और ये गैस इस नोजल से बहुत ही तेज गति से बाहर निकलती है। इस नोजल से गैस जब तेज गति से बाहर की तरफ निकलती है तब रॉकेट ऊपर की तरफ गति करता है। अब रॉकेट जिस वेग से गति करता है वो वेग किसी समय t पर मान लेते हैं v है और इसी समय t पर इस गैस का जो वेग है वो u है, लेकिन v के यानी रॉकेट की विपरीत दिशा में होने के कारण हम यह माइनस का यूज करेंगे, ऋणात्मक दिशा में। इस वेग को हम कहते हैं निर्वातक वेग। इस गैसों के दबाव के कारण, गैसों के तेजी से निकलने के कारण एक थ्रस्ट उत्पन्न होता है, बर्नौली उत्पन्न होता है, जिसके कारण से रॉकेट ऊपर की तरफ चलता है। इस रॉकेट की गति किस प्रकार होती है हम गणितीय रूप में समझेंगे। हमने माना प्रारंभ में इस रॉकेट का द्रव्यमान क्या है, m0 है और किसी समय t पर इसका जो वेग है वो v है। किसी समय t पर वेग v से ये गतिमान है और t समय पर इससे m डैश द्रव्यमान, जो m डैश द्रव्यमान का ईंधन है वो जल जाता है, खत्म हो जाता है। तो t समय पर शेष द्रव्यमान हमारे पास रहेगा m। किसी समय t समय पर शेष जो द्रव्यमान है, शेष द्रव्यमान हमारे पास रहेगा m। दोबारा से देखें, प्रारंभ में द्रव्यमान हमारे पास m0 था, इसमें से m डैश जल गया तो हमारे पास शेष रहा m। इसको हम समीकरण के रूप में ऐसे लिखेंगे m0 माइनस m डैश। अब ईंधन के जलने की जो दर है वो निश्चित है। ईंधन के जलने की दर निश्चित दर है। उस निश्चित दर को हम r से लिखते हैं, जिसको हम लिखते हैं dm/dt। यानी कि dt समय में, एकांक समय में इतना द्रव्यमान जलता है तो वो निश्चित दर है इस ईंधन के जलने की। तो t समय पर ईंधन कितना जलेगा, t समय पर ईंधन m डैश जलेगा, तो m डैश बराबर r इंटू टी होगा, दर इंटू कुल समय। इससे हमारे पास इक्वेशन नंबर ये फर्स्ट आ गया, ये इक्वेशन हमारी सेकंड और इसी से इक्वेशन हमारी आ गई थर्ड। इक्वेशन थर्ड की जो वैल्यू है, समीकरण 3 से m डैश का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में जब मान रखेंगे तो हमारे पास आएगा
m इज इक्वल टू m0 माइनस m डैश की वैल्यू हमारे पास r t है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 4। t समय पर संवेग कितना होना चाहिए, तो हम बात कर रहे हैं कि अगर इतना द्रव्यमान है तो संवेग कितना होना चाहिए। तो संवेग के लिए रॉकेट का t समय पर संवेग, t समय पर संवेग कितना होना चाहिए। तो t समय पर हमारे पास वेग कितना है, द्रव्यमान हमारे पास इतना है t समय पर, तो हम लिखेंगे p इज इक्वल टू m v इज इक्वल टू m0 माइनस r t इंटू v। ये हमारी इक्वेशन नंबर है, इक्वेशन नंबर 5। समीकरण नंबर 5 हमें प्राप्त हो गई। कुछ नहीं किया, हमने इस इक्वेशन को v से मल्टीप्लाई किया है और द्रव्यमान को हम v से गुणा कर देते हैं तो संवेग प्राप्त होता है। इस इक्वेशन को हमने v से गुणा किया है तो हमें p प्राप्त हुआ, संवेग। संवेग क्या होता है, m इंटू v, m0 माइनस r की इसकी वैल्यू है, गुणा में क्या है, v है। इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे। आगे इस चलते हैं, आगे की कैलकुलेशन करते हैं। अब हम बात करते हैं t के बाद के समय डेल्टा t के बाद का समय डेल्टा t है, यानी कि डेल्टा t समय पश्चात, या इसको लिख दो t प्लस डेल्टा t समय पश्चात। डेल्टा t समय पश्चात इसमें से डेल्टा m द्रव्यमान जल जाएगा, और डेल्टा m द्रव्यमान जलेगा तो द्रव्यमान में कमी आएगी, और द्रव्यमान में कमी आएगी तो रॉकेट का वेग डेल्टा v से बढ़ जाएगा। तो डेल्टा t समय पर रॉकेट का द्रव्यमान घटकर डेल्टा m माइनस डेल्टा m रह जाएगा, m माइनस डेल्टा m रह जाएगा, तथा रॉकेट का वेग बढ़कर v प्लस डेल्टा v हो जाएगा। यानी कि रॉकेट के द्रव्यमान में तो कमी आएगी, जबकि वेग उसका डेल्टा v से बढ़ जाएगा। एक और बात, हमें 3 कंडीशंस को देखना है। हमें मेनली ये चीज ज्ञात करनी है कि ये जो गैस है धरती के सापेक्ष किस वेग से गति कर रही है। ये जो गैस निकल रही है ये पृथ्वी के सापेक्ष किस वेग से गति कर रही है। तो हम इसे कहेंगे गैसों का पृथ्वी के सापेक्ष वेग। तो हम लिख देते हैं गैस का पृथ्वी के सापेक्ष वेग बराबर गैस का
रॉकेट के सापेक्ष वेग प्लस रॉकेट का पृथ्वी के सापेक्ष वेग। कुछ नहीं किया आपने, सिंपल सा याद रखना है, इधर GE है और G और E के बीच में हमने R दो जगह जोड़ा है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, G के बाद R लगा दिया और E से पहले भी यहाँ R लगा दिया, इतना सा याद रखना है और इससे हमें तीनों चीजें ज्ञात हो जाएंगी। तो हम इसका VGE ज्ञात करना चाहते हैं, इस गैस का पृथ्वी के सापेक्ष वेग कितना है ये ज्ञात करना चाहते हैं। और हमें पता है कि पृथ्वी के सापेक्ष रॉकेट का जो वेग है वो v है। पृथ्वी के सापेक्ष रॉकेट का जो वेग है वो v है, यहाँ पे v लिख देते हैं। और रॉकेट के सापेक्ष गैस का जो वेग है वो -u है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे -u इज इक्वल टू VGE। इसको थोड़ा सा और सेट कर देते हैं, VGE इज इक्वल टू V माइनस U। VGE इज इक्वल टू V माइनस U। ये हमारी इक्वेशन नंबर 6, ये हमारी इक्वेशन नंबर 6 है। इस प्रकार t समय पर t प्लस डेल्टा t समय पर संवेग कितना होना चाहिए वो हम देखते हैं। t प्लस डेल्टा t समय पर संवेग, t प्लस डेल्टा t समय पर संवेग कितना होना चाहिए, वो संवेग हमारे पास होगा, मान लेते हैं कि ये P डैश है, मान लेते हैं ये P डैश है और हमारे पास जब इसका डेल्टा t समय की बात कर रहे हैं, डेल्टा t समय बढ़ा था तो डेल्टा m द्रव्यमान कम हो गया और डेल्टा v वेग बढ़ गया, तो हम यहाँ लिखेंगे m माइनस डेल्टा m, इसके गुणा में लिखेंगे हम v प्लस डेल्टा v। फिर इसके प्लस में ये जो गैस है पृथ्वी के सापेक्ष किस वेग से गति कर रही है, डेल्टा m इंटू VGE। ये हमारा P डैश है, P डैश इज इक्वल टू, एक बार लिख देते हैं m माइनस डेल्टा m v प्लस डेल्टा v प्लस, इसमें इक्वेशन हमारी जो ये आई है इक्वेशन 6 से मान रख देंगे हम, डेल्टा m इज इक्वल इंटू v माइनस u आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो हमारे पास वैल्यू आएगी P डैश इज इक्वल टू, पहली ब्रैकेट का पहला एलिमेंट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं v प्लस डेल्टा v, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा एलिमेंट माइनस है तो माइनस लगेगा आगे v प्लस डेल्टा v, फिर प्लस v डेल्टा m माइनस u डेल्टा m। ये हमारी इक्वेशन आ गई, मल्टीप्लाई यानी कि गुणा करने के बाद इक्वेशन नंबर मान लेते हैं ये 7 नंबर इक्वेशन। अब रॉकेट आवेश ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो संवेग संरक्षण से
P इज इक्वल टू P डैश। संवेग संरक्षण से P इज इक्वल टू P डैश, तो P की वैल्यू हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 से थी mv इज इक्वल टू P डैश की जो वैल्यू हमारे पास ये है, इसको अपने मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, या एक बार सीधा लिख देता हूँ m इंटू वी प्लस डेल्टा वी माइनस डेल्टा m v प्लस डेल्टा v प्लस v डेल्टा m माइनस u डेल्टा m। हमने क्या किया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, m इंटू वी प्लस m डेल्टा v माइनस v डेल्टा m प्लस डेल्टा m डेल्टा v प्लस v डेल्टा m माइनस u डेल्टा m। इक्वेशन की ये जो पार्ट है इससे कट जाएगा, दोनों इक्वल है और बराबर में है। दूसरा हमारे पास कटने वाला है v डेल्टा m, ये प्लस का है और ये माइनस का है, इस कारण से कट हो जाएगा। मैं इस पे ये लाइन लगा रहा हूं। इसके बाद जो हमारे पास शेष रहता है उसको हम लिखते हैं, तो हमारे पास रहेगा ये माइनस का है, इसको इस तरफ लिख देते हैं u डेल्टा m बराबर, एक तो हमारे पास रहा ये, दूसरा रहा ये, तो हम लिख देते हैं m डेल्टा v प्लस, एक बात याद रखनी है, अगर बार माइनस है तो ये भी माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, थोड़ा सा ये बात याद रखनी है। तो यहाँ माइनस आना चाहिए था, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस डेल्टा m डेल्टा v, फिर u डेल्टा m इज इक्वल टू, हमारे पास यहाँ कॉमन आ जाएगा डेल्टा v, और अंदर हमारे पास रहेगा m माइनस डेल्टा m, और बाहर आ जाएगा डेल्टा v। इसको हम एक बार इक्वेशन नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर है 8, समीकरण नंबर हमारे पास 8 आ गया। इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे, तो हमारे पास डेल्टा v इज इक्वल टू u डेल्टा m अपॉन m माइनस डेल्टा m। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर, इसको नंबर ना देके नंबर इसको देते हैं 8, इक्वेशन नंबर 8 है। इक्वेशन नंबर 8 हम क्या करेंगे, समीकरण 8 के, समीकरण 8 में दोनों तरफ डेल्टा टी से भाग करने पर, भाग देने पर, तो हम लिखेंगे डेल्टा टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, इसमें हमने भाग दे दिया। दूसरी तरफ हम भाग देंगे u डेल्टा m ओवर डेल्टा
टी हमारे पास यह रहेगा m माइनस डेल्टा m। दोनों तरफ भाग दे दिया, डेल्टा टी का दोनों तरफ हमने भाग दिया। भाग देने पे ये हमारे पास टर्म आ गई। अब जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो है का मतलब है इस समय जीरो के नजदीक है, लेकिन जीरो नहीं है, जीरो के नजदीक है। तो क्या ये द्रव्यमान जीरो के नजदीक नहीं होगा, जो इसकी तुलना में बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसको काउंट नहीं करेंगे इसके रिस्पेक्ट में। और दूसरा जो है, ये लिमिट लगाने पे जो है डेल्टा m ओवर डेल्टा टी, लिमिट लगा दी हमने डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, dm ओवर dt, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 से r के बराबर है, जो कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 से r के बराबर है। ठीक इसी प्रकार हम ये लिमिट इस तरफ भी अप्लाई करेंगे, ये डेल्टा टी वाली, तो ये बदल जाएगा dv ओवर dt इज इक्वल टू u, इसको हम एक बार लिख देते हैं dm ओवर dt। ये जो डेल्टा m टेंड्स टू जीरो हो जाएगा, जिसको हम छोड़ देंगे, नगण्य कर देंगे, हमारे पास सिर्फ रहेगा m। dv ओवर dt, dv ओवर dt। इसी से हम इस इक्वेशन को हल्का सा और हल करेंगे, और हल करने के बाद में हमारे पास आएगा dv ओवर dt इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है हमारी इक्वेशन नंबर 2 से r के बराबर है, तो हम लिखेंगे ru बटे में m जो था हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी, इक्वेशन नंबर 3 में m की जो वैल्यू थी हमारे पास, m जो था वो था m0 माइनस rt था। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, m0 माइनस rt। ये जो m है इसकी वैल्यू हमने रखी है m0 माइनस rt, क्योंकि m इज इक्वल टू m0 माइनस rt हमारी इक्वेशन आई थी पीछे। इसी को थोड़ा सा पक्षांतरित कर देते हैं, dv इज इक्वल टू ru dt अपॉन m0 माइनस rt। इसको हम इक्वेशन नंबर दे देते हैं 9। ये हमारी इक्वेशन नंबर 9 है। अब इक्वेशन नंबर 9 को लिमिट लगानी है। जब t 0 था तब रॉकेट का वेग भी 0 था। जब t इज इक्वल टू t आया तब वेग v इज इक्वल टू v हो गया। इन्हीं लिमिट्स के बीच में समीकरण 9 को हम क्या करेंगे, समाकलित करेंगे। तो समीकरण 9 का दोनों तरफ समाकलन करने पर समीकरण 2 का हम दोनों तरफ क्या करेंगे, समाकलन करेंगे और लिमिट यूज करेंगे। ये वाली लिमिट हमारे पास ये रहेगी। इन्हीं लिमिट्स का उपयोग करके हम करेंगे इंटीग्रेशन dv, वेग है 0 से v तक, इंटीग्रेशन ru dt
ओवर m0 माइनस RT, 0 से t। जब लिमिट आ जाती है तो हम बोलते हैं ये समाकलन जो हो रहा है, निश्चित समाकलन हो रहा है। इसको हम फिर से हल करेंगे आगे, और हल करने के लिए एक सूत्र का उपयोग करेंगे। वो हमारा सूत्र रहेगा, यदि हमें दिया हो, मान लेते हैं कि 0 से x dx ओवर x, तब इसका जो समाकलन होता है वो log x होता है। 0 से x, इसका जो लास्ट हल आएगा इक्वल टू log x हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम इस इक्वेशन को हल करेंगे तो हमारे पास इसका तो हल आ जाएगा v, 0 से v इज इक्वल टू, इसका जो हल होगा आयु हमारे पास, एक बार मैं वैसा का वैसा लिख रहा हूं, dt अपॉन t का फलन है, और नीचे हमारे पास यहाँ पे t का फंक्शन है। तो t के फंक्शन है, ऊपर भी x, d के साथ में t है, यहाँ पे भी t का फंक्शन है। तो इसका जो हल होगा वो ऐसा होना चाहिए। तो हम करते हैं v, 0 से v इज इक्वल टू RU, इसका हम समाकलन करेंगे तो हमारे पास आएगा log m0 माइनस RT, m0 माइनस RT इनटू, अब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन का फिर से हम करेंगे अवकलन, और जो अवकलन आएगा उस अवकलन को हम भाग में लिखेंगे। तो हमारे पास ये अवकलन होगा 1 में माइनस r, 1 में माइनस r होगा, जिसको हमने सीरीज में, इसके सीरीज या इसको बोलते हैं श्रेणी समाकलन बोलते हैं। श्रेणी समाकलन का हल करने पे ये इसका क्या करते हैं, इस टर्म का हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, और अवकलन करके भाग में लिखा जाता है। हमने भाग में लिखा है। भाग में लिखने पर हमारा ये r जो है इस r से कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर हम लिमिट रखेंगे, पहले हल कर लेते हैं, फिर लिमिट रखेंगे v इज इक्वल टू 0 टू v, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे हम लिमिट लिखेंगे, लिमिट जरूर लिखनी है, लिमिट लिखेंगे, वो हमारी लिमिट है 0 से, इस पे लगेगा t है जिसमें उसमें लगेगा 0 से t तक हमारे पास लिमिट है। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार ताकि दिक्कत ना हो। 0 से t, अब इस r से ये r कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा माइनस u, और ये लिमिट रखेंगे तो हम लिमिट रखेंगे log m0 माइनस RT, t की जगह हम t रखेंगे तो ये सेम टू सेम आ जाएगा, और फिर t की जगह 0 रखेंगे तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 होने पे हमारे पास जो शेष रहेगा वो रहेगा, ये हमारे पास जो शेष रहेगा वो रहेगा माइनस log ओनली m0, हमारे पास आ जाएगा m0। इसको फिर आगे हल करेंगे, इधर हमने लिमिट रख दी है तो इधर भी हम लिमिट रख दें, v माइनस 0 आ जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, फाइनल v लिखेंगे माइनस u। इस माइनस को हम अंदर ले जाते हैं, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे log m0 माइनस log m0 माइनस RT। अब इसमें सूत्र लगेगा, यदि हमारे पास log m
माइनस log m ये होता है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं log m ओवर n। ये हमारे पास सूत्र है, इस सूत्र को याद रखना है, इस सूत्र का यूज करके हम इसको आगे हल करेंगे। तो मैं इसको उस रूप में लिख देते हैं, इस फॉर्मूले के हिसाब से अपने लिखने का प्रयास करते हैं, लिखते हैं। तो देखो हमारे पास आ जाएगा v इज इक्वल टू u log, जो पहले है वो प्लस में है वो ऊपर, जो माइनस में है उसके आगे वाला जो है नीचे लिखा जाएगा इस तरीके से। ये हमारी इक्वेशन नंबर 10। ये जो समीकरण 10 है रॉकेट के गति का समीकरण कहलाता है। रॉकेट इस समीकरण के आधार पर गति करता है, इस समीकरण के अनुसार गति करता है, और इसकी सहायता से रॉकेट की गति हम ज्ञात कर सकते हैं। और रॉकेट में फिजिक्स के दो नियम काम करते हैं। गैस निकलती है तेजी से तो प्रतिक्रिया, बहुत तेजी से गैस निकलती है जिसके प्रतिक्रिया स्वरूप रॉकेट ऊपर की तरफ चलता है। तो न्यूटन की गति का तीसरा नियम यहाँ लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और दूसरा जो सिद्धांत इस पे अप्लाई होता है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत अप्लाई होता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। तो आज के लिए बहुत है।